मॉडर्न इंडिया की बुक जो वाइडली एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं वो स्पेक्ट्रम है जो लगभग 1000 पेजेस की होती है। अब इस बुक के साथ एक चैलेंज क्या है ना, यहाँ पे दुनिया भर के फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है एंड दैट इज वेयर मॉडर्न इंडिया कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आप सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया मॉडर्न इंडिया की सीरीज को, जिसमें मैं 150 पेज के अंदर में पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करा रहा हूँ। जैसे आप सभी के सामने आज का टॉपिक दिखाई देगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एंड यू गाइस कैन सी इसको हमने लगभग 6 से 6.5 पेज के अंदर में कवर अप किया हुआ है, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो आपका मॉडर्न इंडिया पूरा पूरा कवर अप होगा 15 क्लासेस में, 150 पेजेस में विल बी कवरिंग अप दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास, दैट इज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ये आपको कहां मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन पे। मैं आपको दिखाता हूं, पावर मंथन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे। हियर यू कैन सी दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बीच में फ्री कोर्स का सेक्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद में फ्री कोर्स में आते हैं आपको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया वाईटी नोट्स दिखाई देगा। यहाँ पे बेसिकली आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव 5 स्टार रेटिंग एट ऑल, बिकॉज अल्टीमेटली टीम इसी के लिए काम कर रही है ना। चलो, सो कमिंग बैक टू द क्लास अगेन, आज का जो टॉपिक है दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। पहले मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको इस टॉपिक की डिटेलिंग बताता हूं। देखो ये टॉपिक क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। मतलब इस टाइम पीरियड में सामाजिक एवं रिलीजियस मतलब क्या होता है सर? धार्मिक रूप से हमारे सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म किए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अब ये रिफॉर्म्स क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे सोसाइटी में कुछ इंप्यूरिटीज होती है, उन इंप्यूरिटीज को सुधारने के लिए बेसिकली रिफॉर्म किए जाते हैं। अब हमारे सोसाइटी में उस टाइम पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 18वीं सेंचुरी के आसपास में सर किस प्रकार की इंप्यूरिटीज थी? तो मैं अगर आपको इंप्यूरिटीज दिखाऊं तो उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इंप्यूरिटीज प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज दी, देखो यहाँ पे सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, कास्ट रिजिडिटी, इन प्रकार की कुछ इंप्यूरिटीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी और इनको बढ़ाया जाता था धर्म के नाम पे। दैट इज द प्लेस वेयर इनको कट डाउन करना, इनको सुधार करना बहुत आवश्यक था। और बहुत सारे सुधारक यानी कि रिफॉर्मर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आधे घंटे के अंदर में इस पूरी सीरीज में आपको सारे रिफॉर्मर्स के बारे में कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो फटाफट देखो 19वीं सेंचुरी के आसपास में क्या होता है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में सोशल रिस्ट्रक्चरिंग करने की आवश्यकता थी, प्लस रिलीजियस लेवल पे प्यूरिफिकेशन की भी आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्यूरिटी यानी कि इविल प्रैक्टिस बेसिकली यहाँ पे प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट इज द प्लेस वेयर हमारे सोशल प्रैक्टिसेस को चैलेंज करना, रिलीजन के ऊपर में क्वेश्चन करना एक नॉर्मल सी बात थी, राइट। ये सोशल इविल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि इनको चेंज करने के लिए बहुत हद तक रिफॉर्मर्स को अंग्रेजों की भी सहायता लेनी पड़ी थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसमें बदलाव देखने को मिला। दैट इज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आप फिगर पे देख पा रहे ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं, राजा राम मोहन रॉय हो सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकते हैं, राइट, दयाराम शाहनी हो सकते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनके कारण बेसिकली ये बदलाव होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो किस कारणों से बेसिकली सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट होता है। तो सबसे पहला है सर इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। जब वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है, वेस्टर्न में साइंटिफिक एजुकेशन की इंपैक्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। मतलब आप हर चीज को, बिलीफ को आंख बंद करके मत मानो, हर बिलीफ के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। यू शुड नो द स्ट्रॉन्ग रीजन, यानी कि इट इज कंप्लीटली इट कंप्लीटली belongs to और it completely stands on reason, rationalism, humanism and liberty। इन आइडियाज के ऊपर में अगर हम किसी भी चीज को सोचेंगे तो उसको हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। अब आज के टाइम में लोग कहते हैं मंगलवार को आप ये नहीं कर सकते, बुधवार को वो नहीं कर सकते, सोमवार को ये नहीं कर सकते। दीज आर दी फेथ्स। अब इन फेथ्स के बेसिस पे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करना इज समथिंग वेरी नेचुरल। इसलिए साइंटिफिक आउटलुक को प्रमोट करने के लिए वेस्टर्न आइडियोलॉजी को बेसिकली यहाँ पे प्रमोट किया गया था, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसके बाद अगर इफ वी गो अहेड ऑफ दिस विल फाइंड और क्या क्या फैक्टर्स थे। तो सर इंडियन रिस्पॉन्स टू द वेस्ट, मतलब हमारे देश में वेस्टर्न आइडियाज तो आ रहे थे, लेकिन उन वेस्टर्न आइडियाज के साथ में हम अपने आइडियाज को भी प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। प्लस सर सोशल क्लासेस डेवलप हो रहे हैं, मतलब हमारे देश में कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, मॉडर्न क्लास डेवलप हो रहा है। मतलब जब बिजनेस बढ़ेगा तो कैपिटलिज्म बढ़ेगा, जिनके पास बहुत पैसा है, पूंजीवाद लोग, वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को चैलेंज करेंगे, रिलीजन में एविल्स को चैलेंज करेंगे। ऐसी चीजें बेसिकली दिखती हुई नजर आती है। तो ये सब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दीज आर द लाइक स्टोरी वाली चीजें। आपको पता है समाज में अशुद्धियां हैं तो उनको सुधार की आवश्यकता है। अब स्ट्रेट आते हैं उन टॉपिक्स पे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनर को पूछना है, राइट। तो आप सभी के सामने इस पर्टिकुलर पेज में 3 से 4 पेज के अंदर में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और सभा है उन सभी को कंपाइल कर दिया है याद करने के लिए। जैसे आपको दिखाई देगा, सबसे पहले दिस इज कॉल्ड एज दी राजा राम मोहन रॉय, सबसे पहले रिफॉर्मर है ना, इनको कहते हैं अपन पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिफॉर्म मूवमेंट। इनके टाइम पीरियड में मॉडर्न इंडिया में रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए, लेकिन एग्जामिनर जो 2 ऑर्गेनाइजेशन बार बार पूछता है वो है, एक तो आत्मीय सभा, इसको हम बोलते हैं फ्रेंड सोसाइटी, एंड एक है ब्रह्मो समाज, 1828 में स्टैब्लिश किया गया था। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट से सभाएं हैं। और इनका रीजन क्या था, मतलब विचारधारा क्या है। तो राजा राम मोहन रॉय सती सिस्टम को अपोज करते हैं,
कास्ट रिजिडिटीज को अपोज करते हैं कि कास्ट के नाम पे आप डिफरेंसेस ना फॉलो करो। आइडियलिट्री मतलब आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजन को भी अपोज करते हुए नजर आते हैं, सुपरस्टिशन को अपोज करते हुए नजर आते हैं। बाकी ये सारी चीजें तो आपको पता चलेगा जितने भी रिफॉर्मर है, महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सी बात क्या है, राजा राम मोहन रॉय को एक टाइटल दिया गया फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बात इन रिफॉर्म्स की बात स्टार्ट की थी। ही एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस रिफॉर्म्स, इसलिए इनको ये टाइटल दिया गया। दो इंपॉर्टेंट सी किताब जो इन्होंने लिखा हुआ था, मैं आप सभी के सामने लिखता हूं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक है सर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसको लिख लेना कहीं, और दूसरा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और दूसरा है सर परसेप्ट्स ऑफ जेसस। ये दो ऐसे किताब है जो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, परसेप्ट्स ऑफ जेसस, यहां पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो राजा राम मोहन रॉय बेसिकली ब्रह्मो समाज के लिए जाने जाते हैं, और ब्रह्मो समाज किस चीज पे फोकस करता है, तो सर ये बार बार फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक ही विचारधारा के ऊपर। मैं लेट मी टेल यू द विचारधारा, उस विचारधारा का नाम है सर मोनोथिज्म। क्या नाम है? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब पता है क्या? मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को पूजना, एक ही ईश्वर को मानना। बहुत ईश्वर को मानने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस में आते हैं और आपका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सिंपल सा लॉजिक था कि आप एक ईश्वर के प्रति अपना डिवोशन दिखाइए, ज्यादा मूर्ति पूजन मत करिए। यू शुड बी शोइंग द कोर डिवोशन। कहीं ना कहीं ये राजा राम मोहन रॉय जी की विचारधारा दिखाई देती है अपने को। इसके आगे आप चलोगे तो एक आपको दिखाई देगा, दिस इज द यंग बंगाल मूवमेंट। इसकी शुरुआत की थी किसने? तो हेनरी विवियन डेराजियो। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, हेनरी विवियन डेराजियो उस टाइम पे थोड़े रेडिकल थिंकर थे और ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसी विचारधारा को बहुत ही फोर्स करते थे। कौन सी? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब पता है क्या है? लिबर्टी का मतलब है कि जैसे समान लोगों को अवसर मिलता है ना कुछ करने का, वैसे मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले। आई शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप माई सेल्फ फुल्ली। पूर्ण रूप से मैं अपने आप को विकास कर सकूं, मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली, इसको अपन लिबर्टी कहते हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे विचारधाराओं को सपोर्ट करते हैं। एंड ही वाज इंस्पायर्ड बाय, मैं आप लिख देता हूं, ही वाज व्हाट? तो ही वाज इंस्पायर्ड बाय, किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे? तो ही वाज इंस्पायर्ड बाय सर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से सर ये बहुत इंस्पायर्ड थे और ये फ्री थिंकिंग को सपोर्ट करते थे। लेकिन इनका जो आंदोलन है, मतलब आंदोलन कहना गलत है, जो मोमेंट था बेसिकली, है ना, फ्री बंगाल मोमेंट, ये उतना पावरफुल नहीं हो पाया, उतना सक्सीड नहीं कर पाया क्योंकि इसको कॉमन मास तक जोड़ नहीं पाया। मतलब देखो, कोई भी आंदोलन जन आंदोलन कब बनता है? जब आप उसको कॉमन मास से जोड़ो, जब आप उसको फार्मर्स के साथ जोड़ो, जब आप उनको लेबर्स के साथ जोड़ो, देन इट बिकम अ मास मूवमेंट। आप उसको जोड़ ही नहीं पाओगे तो मास मूवमेंट कैसे बनेगा? सिंपल इज दैट। तो दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट उतना सफल होता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है, बट एनीवेज क्वेश्चन आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर में। देखो, ये वैसे चैप्टर्स है जिनके ऊपर में ना जाने कितने बड़े बड़े लेक्चर्स बने, 2-2 घंटे के। आप स्पेक्ट्रम उठा लो तो 25-30 पेज तो कहीं नहीं गए, उससे ऊपर ही का चैप्टर है ये। लेकिन मैं आपको 2 से 2.5 पेज में करा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी को एक जगह कट डाउन किया जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मिस आउट। ये जो भी टेबल दिख रहा है ना, दे आर हाईली कॉम्प्रेस्ड, इट हैज टेकन टाइम एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल रिविजन ऑफ द कंटेंट। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी समझ में आएगा, पहले पढ़ चुके हो तो भी रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। एंड दैट इज द रीजन वाई सीरीज में हम 30-30 मिनट में एक बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यानी कि आप समझ जाओ 7 से 8 घंटे में पूरा मॉडर्न इंडिया कवर करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, बट विल समहाउ ट्राई टू डू दैट, राइट? दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग आउट दिस पर्टिकुलर सेशन। और अगर आप पहली बार वीडियो में है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब तो एटलीस्ट कर लिया होगा, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द कमिंग इनिशिएटिव्स, है ना? चलो, नेक्स्ट आपको सर दिखाई देंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर जी पहले ये तत्वबोधनी सभा के साथ काम कर रहे थे और बाद में इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी का ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया था। ही एक्चुअली ज्वाइंड दिस ब्रह्मो समाज ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। कौन? आपको दिखाई देंगे, दिस इज दी देवेंद्रनाथ टैगोर जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज पे काफी काम किया हुआ है और सेम लेवल पे आइडियल वर्शिप को मना करना, कास्ट रिजिडिटीज को अपोज करना, वुमेन राइट्स की बात करना, वही चीजों पे भी काम करते हुए नजर आते हैं ना। नेक्स्ट आपको दिखाई देंगे इसमें सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे और जैसा मैंने आपको कहा है ना कि हर रिफॉर्मर का एक जोन होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो राजा राम मोहन रॉय, उनका जोन था आइडियल वर्शिप को खत्म करना, उनका जोन था सर मोनोथिज्म को प्रमोट करना। वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जोन रहा है सर वुमेन इंपावरमेंट, है ना? क्या है? वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण।
इस पे बेसिकली बहुत काम करते हैं। जैसे कि आपको मैं देखो वुमेन एजुकेशन पे काफी काम किया हुआ है, वुमेन रीमैरिज को प्रमोट किया, रीमैरिज एक्ट पास करवाया अंग्रेजों को फोर्स करके कि एक एक्ट बनाओ 1856 में कि जो महिलाएं जो विधवा हो गई हैं उनकी फिर से शादी करनी चाहिए, राइट। बेंथोने स्कूल यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, आई थिंक अभी रिसेंट ईयर में 2022 में यूपीएससी ने पूछा था, 22 नहीं आई थिंक 24 में पूछा था बेंथोने स्कूल के ऊपर में। बेंथोने स्कूल क्या है, तो ये गर्ल्स स्कूल था और इस स्कूल के ये सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल, और लगभग इन्होंने एज ए सेक्रेटरी लगभग ऐसे 35 स्कूल स्टैब्लिश किए इंडिया में जिससे वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। सो इज अ ग्रेट, इज अ चैंपियन ऑफ प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन, राइट। इनफैक्ट संस्कृत कॉलेज को स्टैब्लिश किया नॉन ब्राह्मण्स के लिए कि भाई ये कोई बात तो है नहीं कि सिर्फ संस्कृत ब्राह्मण की जाए, जो नॉन ब्राह्मण है उनको भी संस्कृत आना चाहिए, है ना। चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सभी को अपोज करते हुए नजर आते हैं। मतलब देखो वुमेन इंपावरमेंट बेसिकली इनका एक मेजर काम दिखाई देता हुआ नजर आता है। वैसे ही आपको दिखाई देंगे ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी है सर जो बैकवर्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं। इज टॉकिंग अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटी। देखो इन सभी के जोन्स है। अब हर इंसान हर चीज में बेटर नहीं हो सकता। लाइक आई एम बेटर इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, मे बी आई एम नॉट दैट गुड इन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो हर इंसान का अपना जोन होता है। जैसे मैं अपने जोन में अच्छा हूं, ये भी रिफॉर्मर्स अपने अपने जोन में अच्छे, राइट। सो दे आर गुड इन लाइक इनमें बैकवर्ड कम्युनिटी में अच्छे कौन है, तो ही इज दी ज्योतिबा फुले। बेसिकली ये बैकवर्ड कम्युनिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। ज्योतिबा फुले की वाइफ है सर सावित्रीबाई फुले, आप यहाँ पे इनका नाम भी देख पा रहे हैं, राइट। ये भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड कम्युनिटी में वुमेन इंपावरमेंट की काम करते हुए नजर आती है। तो देखो एंटी कास्ट है ना, या एंटी ब्राह्मणिकल रिफॉर्म के रूप में काम करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था उसका नाम था सर सत्य शोधक समाज। इसको अपन बोलते हैं ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। क्या बोलते हैं, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, राइट। अभी जो सोसाइटी है किसके लिए काम कर रहा है, तो बैकवर्ड कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। इन्होंने ही दलित टर्म को कॉइन किया था, सबसे पहली बार दलित टर्म इन्होंने स्टार्ट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो है एक है गुलामगिरी, दूसरा है सर सार्वजनिक सत्याधर्मा। These two books are like very 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 important। गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्याधर्मा, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है, इनको अपने को ध्यान में रखना है, राइट। अब देखो सावित्रीबाई फुले जी है, तो इनको भी बोलते हैं अपन पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को काफी प्रमोट कर रही है। साथ में सर इन्होंने मतलब सार्वजनिक सत्याधर्मा के वुमेन विंग को तो प्रमोट किया, महिला विंग को प्रमोट किया। साथ में इनका जो काम रहा है वो स्पेशली रहा है बाल हत्या प्रवृत्ति बंधक गृह। मतलब जो बच्चे जिनकी जान ले ली जाती थी बचपन में बिकॉज वो फीमेल है या फिर बिकॉज ऑफ सम सेक्स, कास्ट और एनी अदर फैक्टर, उन चीजों को हटा करके बाल हत्या प्रतिबंधक गृह या केंद्र करके इन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया था। शी वाज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले। तो देखो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितना भी आपने कंटेंट देखा है दे आर हाईली यील्डिंग, बिकॉज यहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस बने आपके क्या एग्जाम्स के अंदर में। और मैंने आपके सारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स को, जितने भी आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उन सभी को एक जगह कंपाइल कर दिया इन दिस टेबल। अब देखो दूसरा टेबल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखो आपको अब कुछ और रिफॉर्मर्स दिखाई देंगे जो बेसिकली लेट 19th सेंचुरी में यानी कि 1857 1858 के बाद में दिखाई देते हुए नजर आएंगे। 1858 के बाद में एक सबसे कमाल का पता है इवेंट क्या होता है, मैं आपको वही बताता हूं। मैं वैसे आपको आगे पढ़ाऊंगा बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। 1857 में अंग्रेजों ने पूरे भारत को हरा दिया था एक रिवोल्ट करके, जिसको आप सुनते हो रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद में ना यहाँ पे क्राउन रूल का स्टार्टिंग हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था सर, क्राउन रूल स्टैब्लिश हो गया था, यानी कि महारानी का शासन बेसिकली भारत में स्थापित हो गया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ये क्राउन रूल से होता क्या है कि भारत में जितने भी राजा थे ऑलमोस्ट उनको सब्जुगेट करके ब्रिटिशर्स ने अपना सोल रूल स्टैब्लिश कर लिया है। इससे एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो इससे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो आम इंडियंस है उनको भी बात समझ में आ गया है कि हम सबों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्योंकि इसके पहले मैं आपको बताता हूं, इसके पहले ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे बंगाल है तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को अलग मानते हैं, राइट। यहाँ पे राजा रणजीत सिंह सिख है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे मैसूर है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट लेकर के चल रहे हैं, राइट। यहाँ पे निजाम है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट फाइट कर रहा है। ये पूरे एरियाज में मराठा, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट फाइट कर रहे हैं। मतलब कोई भी देश के लिए फाइट नहीं कर रहा, सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद जब अंग्रेजों ने सबको हरा दिया तो सबके अंदर में अब एक राष्ट्रीयता की फीलिंग आ गई थी कि हम सब एक हैं, हम सब अलग अलग नहीं है। द सेंस ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड टू कम टू पिक्चर कि मराठा, बंगाल ये सब बाद में, हम इंडियंस और हमें क्या किया गया सर, बेवकूफ बनाया गया, बेसिकली हमें लूटा गया, राइट। तो नेशनलिज्म का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो उसके बाद में जाकर के कुछ और रिफॉर्मर्स आते हैं, जैसे कि आपको दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी। बेसिकली इन्होंने जो स्टार्ट किया था दैट इज कॉल्ड दी रामकृष्ण परमहंसा एंड स्वामी विवेकानंद जी। देखो रामकृष्ण परमहंसा विवेकानंद जी के गुरु जी थे और विवेकानंद जी अपने गुरु जी के नाम पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया था, इसका नाम है रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु के नाम पे स्टार्ट किया, राइट। तो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इनका मेन फोकस था यूनिवर्सलिज्म ऑफ रिलीजन्स, मतलब सभी धर्म एक समान है
और अगर हम ह्यूमैनिटी यानी कि मानव को सर्व कर रहे हैं, if you are serving to the society, if you are serving to humanity, it is equal to the serving to the God. आप सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हो और इंसानियत पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इस चीज को ये फॉलो करते हैं और वेदांत के रैशनलिज्म को ये मानते हैं। वेदांत मतलब पता है क्या है? वेद का अंत कर देना, वेद का अंत कर देना, इसी को वेदांत कहते हैं। मतलब वेद में जो रिचुअल्स है ना, उन रिचुअल्स को ना मानना, साइंटिफिक तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करना, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल चीजों को मानना, इसी को वेदांत कहते हैं, राइट। तो ऐसी विचारधारा को ये प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी सर 1897 में। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेट। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है कि रामकृष्ण मिशन, यूपीएससी नहीं सॉरी, अभी स्टेट पीएससी में बिहार पीएससी हुआ था, उसका पीवाईक्यू था कि रामकृष्ण मिशन किस ईयर में हुआ था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट ईयर्स को कभी मिस आउट मत करना, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए देखो मैंने कितना भी कंपाइल किया, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक जगह कंटेन किया हुआ है। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है विवेकानंद जी ने सोशल रिफॉर्म्स को लेकर के, यूथ इंपावरमेंट को लेकर के बहुत काम किया हुआ। मैंने आपको बताया ना कि हर एक रिफॉर्मर का अपना जोन होता है, तो विवेकानंद जी का जो जोन था वो था क्या? यूथ और साथ में रिलीजियस रिफॉर्म्स। यूथ में आपने इनका कोर्स सुना होगा कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब उठो चलो, तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। दैट इज द रीजन व्हाई यू विल फाइंड दैट ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी एट द एंड ऑफ द डे। फिर आपको दिखाई देगा सर आर्य समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा समाज है, 1875 में स्टार्ट हुआ। आर्य समाज को प्रोपाउंड किया है दयानंद सरस्वती जी ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दयानंद सरस्वती जी का एक कोट था, बैक टू द वेदास, वेद की तरफ वापस जाओ, राइट। मतलब अब इंटरेस्टिंग सी बात है, क्यों बोलते बैक टू द वेदास? क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जो बेसिकली अपने रिलीजन में ना, हिंदुइज्म में बहुत रिफॉर्म कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस रिफॉर्म को काउंटर करते थे। वो बोलते थे कि देखो ये जो हिंदुइज्म में रिफॉर्म कर रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं कि सती प्रथा खराब है, एक्चुअली में ये लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। इस तरीके से ब्लेम किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजा राम मोहन रॉय जी कह रहे हैं कि सती को खत्म करो, तो राजा राम मोहन रॉय जी को ब्लेम किया जा रहा है कि भैया ये इंसान क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है हिंदुइज्म के अगेंस्ट में, राइट। मतलब रिफॉर्मर्स को ये कहा गया है कि ये दूसरे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो अपने धर्म के लोग हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे रिलीजन में कुछ इंप्यूरिटीज है। अब उस चीज को काउंटर करने के लिए यहाँ पे बेसिकली दयानंद सरस्वती जी आते और ये कहते हैं बैक टू दी वेदास। और ये बहुत ही आई ओपनिंग मोमेंट था। इन्होंने कहा कि वेद की किताब उठाओ और पूरी वेद की किताब पढ़ो, मुझे बताओ वेद की किताब में कहां पे चाइल्ड मैरिज, कहां पे सती, कहां पे सारी चीजें लिखी हुई है। एंड द फैक्ट इज वेद की किताबों में ना ही आपको चाइल्ड मैरिज दिखाई देगा, ना ही आपको सती दिखाई देगा। ये इंप्यूरिटीज हमने स्टार्ट कर दिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस चीज को लेकर के दयानंद सरस्वती जी का सीधा स्टैंड था कि जाइए और जाकर के वेद की किताबों को उठाइए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये एक आई ओपनिंग मोमेंट था। बहुत सारे लोग थे जो रिफॉर्मर्स को अपोज कर रहे थे, वो दयानंद सरस्वती जी को अपोज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दयानंद सरस्वती जी ने अपनी रिलीजन के अंदर में रिफॉर्म की बात की। उन्होंने कहा कि अपनी वेद को पढ़ के देख लो और मुझे बता दो इसमें चाइल्ड मैरिज कहां लिखा हुआ है, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई इनका कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने भी सर कास्ट रिजिडिटी को अपोज किया हुआ है, वुमेन राइट को प्रमोट किया हुआ है। इन्होंने ना शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शुद्धि मूवमेंट मतलब इट इज अबाउट रिकन्वर्जन। शुद्धि मूवमेंट क्या है सर? रिकन्वर्जन। मतलब अगर कोई भी ऐसा इंसान जो हिंदुइज्म से कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया तो वापस से वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया, इसको अपन शुद्धि मोमेंट कहते हैं। ऐसे बेसिकली करके इन्होंने स्टार्ट किया था। प्लस इन्होंने डीएवी स्कूल की शुरुआत की और गुरुकुल ग्रुप्स की शुरुआत की। डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, सबसे पहला ब्रांच इसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाहौर में था। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लाहौर में कौन से ईयर में बेसिकली डीएवी स्कूल्स की स्थापना हुई थी। व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेट जब ये डीएवी स्कूल्स बेसिकली लाहौर में आते हुए नजर आते हैं? आप सभी को देखना है। इज इट 1897, 1893, कौन सा डेट था? फटाफट बताएंगे देख करके कमेंट बॉक्स में। रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। फिर देखो प्रार्थना समाज दिखाई देगा, आप इसको रीड कर लोगे। प्रार्थना समाज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सर थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन आ सकता है, 1875 में बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी को बेसिकली कुछ ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। इनका नाम है सर मैडम ब्लावास्की, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। ये दोनों के दोनों क्या है? फॉरेनर है। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, ये फॉरेनर्स ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया और ये एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअल विजडम की बात करता है। मतलब जो अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है ना उसकी बात करता है। ये वेद की बात करते हैं। दे आर मोर ऑफन, ये किस चीज की बात करते हैं? तो सर ये कर्मा पे बिलीव करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये तो फॉरेनर सोसाइटी है, ये इंडियन कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे? बट नो, दे वर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर। इंडियन में स्पिरिचुअल लर्निंग को प्रमोट करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं। ये दो इंसान का नाम तो आप कभी मत भूलना, मैडम ब्लावास्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। इनके बाद में, इन सभी के जाने के बाद में इस मोमेंट को आगे बढ़ाया है सर एन.आई. बेसेंट ने, राइट। और बाद में जाकर के आपको पता चलेगा सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि आज आप बीएचयू देख रहे हो, इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा
किया गया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्शियसनेस को बिल्ड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जैसे आपको देव समाज दिखाई दे रहा है ना, तो देव समाज, धर्म समाज, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंटर करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है धर्म सभा, धर्म सभा। अब धर्म सभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो काउंटर करता था, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, तो धर्म सभा कह रहा है कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, उसको काउंटर कर देता था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था। एनीवेज, आपको कुछ मुस्लिम रिफॉर्म्स भी दिखाई देंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा वहाबी मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद बारवली साहब ने इसको शुरू किया था, और ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था ताकि इस्लाम में प्यूरिफिकेशन किया जा सके, जो इस्लाम के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है उसको फॉर्म किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके, राइट। यानी कि रिवाइवल ऑफ ट्रू इस्लामिक टीचिंग्स, जो इस्लामिक टीचिंग है उसको अपन रिवाइव कर सके, जो कोर इस्लामिक कल्चर उसको फॉलो करने के लिए बेसिकली इसकी शुरुआत की गई थी। सैयद अहमद बारवली जी इसके फाउंडर थे, हमेशा याद रखना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको बहुत सारे मोमेंट्स दिखाई देंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट मोमेंट बताता हूं, बाकी आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलीगढ़ मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने स्टार्ट किया है? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा स्टार्ट किया है। सर सैयद अहमद खान उस टाइम पीरियड में अंग्रेज की जुडिशियल सर्विस से बिलोंग करते थे, इनकी पूरी फैमिली जुडिशियल सर्विस से बिलोंग करती थी, इन लोगों को टाइटल तक दिया गया था, ये लोग बहुत पढ़े लिखे मुस्लिम थे उस टाइम पीरियड में इंडिया के। इनफैक्ट सर सैयद अहमद खान साहब ने यहां तक कह दिया था कि जितने भी मुस्लिम्स हैं ये पॉलिटिक्स में भी ना जाएं, ये पॉलिटिक्स की जगह अपना एजुकेशन पे फोकस करें, क्योंकि अगर ये हिंदू काउंटर पार्ट्स के बराबर जाना चाहते हैं तो दे शुड वर्क ऑन द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन में मुस्लिम्स की संख्या उस वक्त बहुत कम थी। इवन टुडे यू फाइंड दैट वी हैव टू वर्क ऑन द एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इनफैक्ट इनके स्टेटमेंट्स इतने प्रोलिफिक थे कि बाद में ब्रिटिशर्स ने इनको एक टूल के रूप में यूज किया। मतलब किसको? सर सैयद अहमद खान को। इनको ये बोला गया कि आप हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस पैदा करिए, तो हम कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। एंड ही वाज यूज्ड एज अ टूल बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी सो दैट देयर कैन बी मोर डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, एंड दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ द अलीगढ़ मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान इज बेसिकली सीन हियर। तो इस तरीके से आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। इन्होंने सर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में, जो बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में दिखाई देता है। इसी का दूसरा नाम हो जाता है सर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो बाद में बन जाता है, राइट। अच्छा, इनके द्वारा ना जो लिखा गया मैगजीन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम था तहदीब उल अखलाक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज तहदीब उल अखलाक, राइट। तहदीब उल अखलाक एक मैगजीन था करके राइटिंग था, जो बेसिकली पब्लिश किया जाता था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। तो देखो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं नोट डाउन कर रहा हूं, जो यहाँ पे नहीं मेंशन है आप उसको नोट डाउन कर लेना इसी नोट्स में, जैसे मैंने क्लासेस में बताया। बल्कि 90% फैक्ट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, 10% ही मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अपन ने सब कुछ कवर किया। एक और हम कवर करेंगे, अहमदिया मोमेंट। इसको स्टार्ट किया सर मिर्जा गुलाम अहमद जी ने। ये मोमेंट जो था, दिस वाज अबाउट द रिलीजियस रिफॉर्म एंड मोरल रीजनरेशन। ऐसा कहते हैं कि जो अहमदिया जी थे, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मिर्जा गुलाम अहमद जी, बहुत लोगों का ऐसा मानना था ये बहुत लिबरल किस्म के इंसान थे। इनफैक्ट इन्होंने बहुत पीसफुल तरीके से रिफॉर्म की बात की है, ना ये स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, ना ये रिवाइवल ऑफ इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं। इनफैक्ट ये बोलते हैं कि हमें पीसफुल तरीके से इस्लाम को प्रोपोगेट करना चाहिए। जो वायलेंट जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट करते हुए नजर आते हैं, राइट। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इज अ पर्सन जो बहुत ही स्वीट एंड पोलाइट किस्म को दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे कुछ हमने आज की पर्टिकुलर क्लास में सर जो रिफॉर्मर्स थे उनको कवर अप किए हुए। बाकी इसके साथ में आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब कुछ लिमिटेशन है, नेचर है, मेंस वाले पॉइंट्स आप इसको एक बार रीड करोगे एंड यू आर डन फॉर दिस क्लासेस। ये जो भी नोट्स मैंने आपको कवर अप कराए हुए, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, इसमें सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम इज अवेलेबल एंड इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको एक ही पेमेंट करना है इसके लिए। आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस नोट्स को डाउनलोड करोगे, please do not give us good rating, because ultimately we are working for something good for the aspirant community, and likewise the team deserve a little bit of appreciation as well. ठीक है, चलो तो आज की क्लास में यहीं पे रखेंगे। अब जो अगली क्लास होगी दैट क्लास विल बी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन पे कवर अप करते हुए नजर आएंगे अगली क्लास में कि बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। विल बी कवरिंग दैट पर्टिकुलर स्टफ इन द कमिंग क्लास। ऑल्सो जो क्लास की फ्रीक्वेंसी मैं पहले बताता हूं, ये हफ्ते में 2 वीडियो आएगी, मैक्स टू मैक्स मैं हफ्ते में 3 वीडियो लेकर के आऊंगा डिपेंडिंग ऑन दी वर्क फ्लो दैट आई हैव, बट मिनिमम 2 वीडियो तो आएगी, 2 से 3 वीडियो मैक्स आएगी।
कंसिस्टेंट होकर के फॉलो करो। जैसे आप सभी ने पॉलिटी को 25 क्लास में कवर अप किया, मॉडर्न इंडिया 15 क्लास में करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मॉडर्न इंडिया से अगर 6 क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है तो 4 क्वेश्चन हम इसी सीरीज से निकालेंगे। बाकी जितने भी एग्जाम्स है सभी के लिए सीरीज सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। वो अलग बात है कि अलग जगह मार्केटिंग करते हैं, अपन सेम तरीके से मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे आप सीडीएस, एनडीए, एफकेट जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी हाईली इफेक्टिव फॉर द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द एग्जाम, जहां पे आपको 4 ऑप्शन में से एक सही विकल्प चुनना होता है। इट इज नॉट फॉर द मेंस। मेंस के लिए आफ्टर द प्रीलिम्स विल बी कमिंग आउट फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो सेल्फ स्टडी के साथ एक क्वालिटी कंटेंट सीखना चाहते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप ऑन वर्किंग आउट। थैंक यू सो मच। टेक केयर।